हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर 3 दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे हैं और लास्ट वीडियो हमारी हुई थी ग्राम मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। तो आज का टॉपिक रहेगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3। जो अब तक हमने लॉज एटॉमिक मासेस किए हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था? ओके, तो आपके दो ही लॉ हैं सिलेबस में। वन इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था बेटा एंटोनियो लेवियोसर ने, और जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ है दैट वाज गिवन बाय जे.एल. प्राउस्ट। ओके, सो प्राउस्ट ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि कैल्शियम कार्बोनेट का आपने कोई सैंपल लिया, ठीक है, उसमें कैल्शियम 40%, कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48%। समझ रहे हो बात? ठीक है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट का कोई छोटा सा टुकड़ा है, उसमें कैल्शियम 40% है बाय मास। ये सब बाय मास है बेटा, बाय मास, वजन के हिसाब से कैल्शियम 40%, कार्बन 12% और ऑक्सीजन 48% है। ठीक है, क्या कहता है इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू, कह रहा है कि अगर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सही है देन द मास ऑफ कैल्शियम इन 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज। तो कहता है कि अगर मैं आपको 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट दे दूं तो उसमें बताओ कैल्शियम कितने ग्राम होगा। ठीक है, तो देखो जब कभी भी परसेंटेज होती है ना बेटा तो उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100। अगर कैल्शियम 40%, कार्बन 12% है तो इसका मतलब if I have 100 ग्राम CaCO3, अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम है तो उसमें 40 ग्राम कैल्शियम, 12 ग्राम कार्बन और 48 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको पता ये करना है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ना हो के 4 ग्राम हो तो कितना कैल्शियम मौजूद होगा। बस आप यूनिटरी मेथड यूज कर लीजिए, एक एक वाला जो नियम होता है। कैसे करोगे? 100 ग्राम CaCO3 contains how much calcium? That is 40 gram calcium. 1 gram CaCO3 will contain 40 divided by 100. And now 4 gram of calcium carbonate will contain multiply by 4. आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो 4 4 जा 16 and 16 divided by 10. Answer will be 1.6 ग्राम। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल था, इसमें कई ऑप्शन दे रखे थे, तो इस तरह से निकाल के आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 1.6 ग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। The relative atomic mass of chlorine atom is 35.5 AMU. Explain this statement. ये क्या कहता है? Relative atomic mass of chlorine is 35.5 AMU. इसको एक्सप्लेन करो। एक बेटा आज किसी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में पूछा था मेरे से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैडम ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वीडियो को अच्छे से देखो, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है, नहीं मैं दोबारा बता देती हूँ। बेटा अगर तुम किसी एलिमेंट का मास एक्सप्रेस करते हो ग्राम्स में देन इट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। ओके, अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हो तो हम उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो बोलेंगे। ओके, क्या तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि क्लोरीन एलिमेंट है तो वो एटॉमिक मास यूज कर रहा है, और रिलेटिव लिखा है तो हमने पीछे लगा दिया AMU। ठीक है, कह रहा है कि 35.5 होने का क्या मतलब है? मतलब ये तुमसे ये कहना चाहता है कि फ्रैक्शन में होने का क्या मतलब है, 0.5 होने का क्या मतलब है। तो ये कब होता है बेटा? अगर आपका एलिमेंट आइसोटॉप्स में पाया जाता है तो आपका फ्रैक्शनल एटॉमिक मास हो सकता है। आइसोटॉप्स का मतलब है these are the species that have same atomic number but different atomic mass। ठीक है,
इसका मतलब क्लोरीन के कुछ एटम्स का जो मास है वो कुछ होगा और कुछ एटम्स का मास है वो कुछ होगा। ये आपको याद हो तो ये डाल्टन लॉ की लिमिटेशन भी थी, आइसोटॉप और आइसोबार। ठीक है, आइसोटॉप्स जो होते हैं वो ऐसे एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के यूं समझ लो दो एटम है, जैसे क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, एक क्लोरीन होता है 1735 और एक क्लोरीन होता है 1737। तो यहाँ पे इस क्लोरीन के एटम का नंबर 11 और मास 35 है। इस क्लोरीन के एटम का मास तो 37 पर नंबर इसका 17 ही है। तो एक ही एलिमेंट के वो एटम जिनका नंबर सेम हो पर मास अलग अलग हो उनको हम आइसोटॉप्स बोलते हैं। और जब कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स में पाया जाता है, ठीक है, सबके नहीं होते हैं, कोई एलिमेंट का एक ही एटम उसका मास और नंबर सब सेम रहता है, किसी के 2 और 3 भी हो सकते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है ना तो आपका मास जो है वो फ्रैक्शन में हो सकता है। अब एक बात बताओ, मेरे पास मतलब 100 एटम हो क्लोरीन के, जिनमें से 75 का जो मास हो वो तो 35 हो और 25 का मास 37 हो, तो तुम इस क्लोरीन एटम्स का एवरेज मास ही मान लोगे। भाई जब हर एटम का एक जैसा नहीं है, कुछ का कुछ है, कुछ का कुछ है, तो मुझे जहां भी क्लोरीन के मास की जरूरत पड़ेगी मैं एवरेज लेके चलूंगी। अब तुम एवरेज यूं नहीं कर सकती मैडम 35 प्लस में 37 बटे में 2, गलत है वो बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि 35 वाले एटम बहुत ज्यादा है और 37 वाले कम है। तो हमें रेशियो पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से एटम का जो मास है वो कितना परसेंट में मौजूद है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 35 वाला कितना है बेटा? 75% है। देखो 75 और इसमें रेशियो क्या है? 1:3, समझ रहे हो? तो आपका रेशियो 3:1 में। तो इसका मतलब 35 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 37 मल्टीप्लाई बाई 1 और बटे में टोटल सम क्या है? 3 + 1 4। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा 35.5। और वो जो 35.5 है ना वो क्लोरीन का एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है, एग्जैक्ट नहीं है। भाई कुछ एटम 35 वाले हैं, कुछ 37 वाले हैं, तो मुझे एवरेज ही लेना पड़ेगा। पर एवरेज लेते वक्त आप ये नहीं करोगे दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे नहीं बेटा, ठीक है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से मास वाला एटम कितना परसेंट मिलता है। इसका ये मतलब है, ये डाटा बिल्कुल सही है कि अगर तुम क्लोरीन के 100 एटम लोगे तो उसमें से 75 एटम 35 वजन वाले मिलेंगे और 25 एटम 37 वाले मिलेंगे। तो हमने देखो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी ना बेटा। आप इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग नहीं दे सकते, फिर तो तुमने दोनों को बराबर बराबर इंपॉर्टेंस दे दी। जबकि 75% 35 वाले हैं तो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। तो 35 वाले कितने हैं? 3 गुणा है, गुणा में 3 प्लस में 37 वाले 1 गुणा इसके कंपैरेटिव और बटे में 3 + 1 4। तो फ्रैक्शन में तब आता है जब कोई भी एलिमेंट आइसोटॉप्स में एग्जिस्ट करता है। और 35.5 एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास है क्लोरीन का। ओके ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। तो ये एक ही नंबर का क्वेश्चन है कि एटम और मॉलिक्यूल में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो बेटा एटम वो है जिसकी खुद की कोई पहचान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एटम्स कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट। जैसे नोबल गैसेस के एटम खुद की पहचान रखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके एक एटम की भी पहचान है। जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इनके एक एटम की कोई पहचान नहीं है। तो एटम खुद की पहचान रख भी सकते हैं और नहीं भी, पर मॉलिक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करेंगे, उनकी हमेशा खुद की कोई पहचान होती है। ठीक है, चलिए अगला है व्हाई एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो ये चीज मैं ऑलरेडी यहाँ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एलिमेंट्स का कई बार पॉइंट्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास कब आता है। तो पॉइंट्स के अंदर मॉलिक्यूलर मास तब आएगा बेटा जब उनके आइसोटॉप्स देखने को मिलेंगे। ओके, अगला है व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? अमोनिया इज NH3। एटॉमिसिटी क्या होती है? एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है? तो 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, टोटल एटम इज 4, तो एटॉमिसिटी इज 4। ओके, अगला 7th, water obtained from any source contains hydrogen and oxygen in the ratio 1:8 by mass. Which law this example illustrate? Define the law. क्या कहता है कि आप पानी कहीं से भी ले लो, उसका फॉर्मूले में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है ना बेटा वो 1:8 होगा। बताओ ये कौन सा लॉ है? सो दिस लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, और कह रहा है कि इस लॉ को एक्सप्लेन करिए। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जब भी कोई कंपाउंड बनेगा तो उसके अंदर एलिमेंट फिक्स होंगे और वो हमेशा फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास में आपस में कंबाइन करेंगे।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो कंपाउंड कहाँ से लिया, कहाँ से बनाया, ठीक है। इन सब बातों से परे एक कंपाउंड के अंदर हमेशा एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो बाय मास के अंदर पाए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ये सब आप अपने फेयर कॉपी में कर लेना, तो उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपका जो थर्ड चैप्टर है वो हाफ एंड हाफ कंप्लीट हो चुका है, फिर उसको आगे करेंगे। अगला क्वेश्चन है 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन अ बीकर। हमने 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मिक्स किया है 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एक बीकर के अंदर। ओके, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द मास आफ्टर द रिएक्शन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या कह रहा है कि अगर आप 10 ग्राम AgNO3 और 10 ग्राम NaCl को आपस में मिक्स करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा क्या उसके मास में कोई चेंज आएगा? बेटा कोई चेंज नहीं आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है द सम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो टोटल 20 ग्राम वजन कैरी करेगा, नो चेंज इन द मास, because this equation follows law of conservation of mass. Okay, next है 9th question. According to Dalton's atomic theory, atoms combine in simple whole number ratio. How and why has this been modified? ठीक है, ये क्या कह रहा है कि आपको डाल्टन ने ये कहा था कि एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो वो सिंपल रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। सिंपल रेशियो 1:2, 2:3, 3:4, ठीक है। कह रहा है कि इस बात को कब और कैसे मॉडिफाई किया गया, क्योंकि बेटा मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सुक्रोज का C12H22O11, दिस इज, आप इसको चीनी या सुक्रोज बोल सकते हो। इसके अंदर ये जो रेशियो है 12:22:11, ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ठीक है। तो डाल्टन ने तो ये बोला था कि एलिमेंट से सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है। आगे ऐसे कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई जिससे हमें ये पता चला दैट रेशियो इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज बी सिंपल, ठीक है। तो फिर इसको मॉडिफाई किया गया कि जरूरी नहीं है कि सिंपल रेशियो में ही पाए जाए। ओके, अगला, इन व्हाट रेस्पेक्ट डज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होल्ड गुड इवन टुडे। क्या कह रहा है कि जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने पढ़ी तो उसके कई सारे जो पॉइंट्स थे ना बेटा वो गलत साबित हो गए। एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एक एलिमेंट के एटम्स का मास अलग अलग हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट के एटम का मास सेम हो सकता है, सिंपल रेशियो में कंबाइन नहीं करते हैं, कई सारी बातें गलत थी। पर कहता है कि आज भी ऐसा क्या है जो यूं कह सकते हो आप कि सही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो बेटा सच में आज भी एक एटम ही वो सबसे छोटा हिस्सा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। उसने भी यही बात बोली थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हम एटम को तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बाकी पार्टिकल्स में, पर किसी रिएक्शन को करने के अंदर एटम ही वो सबसे छोटा हिस्सा है जो अपना पार्ट देता है। तो ये बात आज भी ठीक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। ओके, अगला है what is the unit of atomic mass or molecular mass, define it, what is the mass of this unit in kilogram। कह रहा है कि एटॉमिक मास या फिर जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी क्या यूनिट है। सो इट इज AMU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसको हम म्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है कि बताओ ये केजी में कितने केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, या फिर आप इसको ग्राम के अंदर कैसे कन्वर्ट करोगे। तो देखो बेटा 1 AMU किसके बराबर होता है, इट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, और उसका 1/12, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, देखो कार्बन एटम के एक जो एटम का मास है वो कैसे निकालोगे आप, इट इज 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 एंड मल्टीप्लाई बाय 1/12, 12 से 12 कट गया, तो आप 1/में इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जो आपका आंसर आएगा ना वो आपका आंसर आ जाएगा 1 AMU, पर वो किस में आएगा बेटा, इन द ग्राम, वो ग्राम में आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ मैंने 12 ग्राम लिया, ठीक है। उस ग्राम को फिर आप केजी में कन्वर्ट कर देना, सिंपल है, करवा रखा है, आप कर लेना वहां से। अगला है गिव वन एक्टिविटी ऑफ अ फिजिकल चेंज एंड वन एक्टिविटी ऑफ केमिकल चेंज टू प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वैलिड। तो फिजिकल में तो क्या हो जाएगा, बर्फ से पानी बनाना, फिजिकल चेंज है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। और केमिकल चेंज में मैंने आपको एक एक्टिविटी करवाई थी, वो बेरियम सल्फेट वाली, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद आई थिंक था
दिस एक्टिविटी ये हुई थी हमारी, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, ठीक है। तो ये एक्टिविटी मैंने आपको समझाई थी पूरी तरह। तो केमिकल में ये लिख देना, फिजिकल में वो पानी और बर्फ का कन्वर्जन लिख देना। ओके, नेक्स्ट है, ए सैंपल ऑफ प्योर मैग्नीशियम कार्बोनेट वाज फाउंड टू कंटेन, ये आपका न्यूमेरिकल है तो इसको चेक कर लेते हैं। आपके पास मैग्नीशियम कार्बोनेट का कोई प्योर सैंपल, उसमें इंप्योरिटीज वगैरह कुछ है नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट का सैंपल है, उसके अंदर जो मैग्नीशियम है फाउंड टू कंटेन मैग्नीशियम 28.57%, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट वाला किया था ना बेटा, वैसे ही है। 14.29 कार्बन, 14.29 कार्बन एंड 57.14 ऑक्सीजन। आप इनको जोड़ लीजिएगा, 100 ही बनेगा, ठीक है। इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज ट्रू देन मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 5 ग्राम, सेम बिल्कुल वैसा ही है। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, इफ आई हैव 100 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो 100 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में मैग्नीशियम है बेटा 28.57 ग्राम, कार्बन है 14.29 ग्राम और ऑक्सीजन है 57.14 ग्राम, ठीक है। आपको ये पता करना है कि ये तीनों एलिमेंट कितने ग्राम होंगे। अगर मेरे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट 5 ग्राम हो, यूनिटरी मेथड यूज कर लो। देखो 100 ग्राम MgCO3 कंटेन्स मैग्नीशियम कितना है बेटा 58.57 ग्राम मैग्नीशियम, so 1 gram will contain divided by 100 and 5 gram will contain multiply by 5। तो इससे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कितना मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा 5 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट में। अगर तुम्हें कार्बन का पता करना है कि कार्बन कितना मौजूद होगा, तो क्या लिखोगे, कार्बन का ऊपर 14.29 बटे में 100 गुणा में 5 आ जाएगा आंसर। ऑक्सीजन का निकालना हो 57.14 बटे में 100 और गुणा में 5 निकाल लेना। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये आप कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, तो मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं आपको, इन्होंने ग्राम नहीं बोला तो हमें AMU में निकालने पड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला है CH3COOH, ये आज ही मैंने आपको एज एन होमवर्क दिया था, मतलब कल की वीडियो में आपको होमवर्क के तौर पे दिया गया था, मैं करवा देती हूँ। देखो इस कार्बन का बेटा 12 प्लस में, या फिर आप एक काम करो, देखो 2 कार्बन है ना, तो दोनों कार्बन को साथ करके C2H4O2 लिख दें इसको। तो देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस में 1 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 16, तो देखो कितना हो जाएगा 24 प्लस में 4 और 16 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 32, तो 0 एंड 6, तो आंसर आएगा 60 AMU। बिकॉज इसने ग्राम नहीं पूछा, सिर्फ पूछा मॉलिक्यूलर मास, तो हम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास करके निकालेंगे। H2SO4, 2 हाइड्रोजन की वजह से 2, सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन का 64, दैट विल बी 98 AM। ठीक है, तो हो गया आपके 14 के 14 क्वेश्चन सॉल्व, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। ये आप अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत आ रही हो तो मेरे से पूछ लेना, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का। ओके बेटा, थैंक यू।